बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम इसको तकरीबन हाफ हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था और उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन भी की थी। आज हम डेरिवेशन करेंगे डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। मतलब कि हम एक एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करेंगे। एक्सप्रेशन कह लें या केमिकल एक्सप्रेशन कह लें या फिर आप इसको एक इक्वेशन का नाम दे लें, रिलेशन इक्वेशन या फिर आप एक्सप्रेशन। इसकी हमने डेरिवेशन करनी है और ये डेरिवेशन होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, और इस सारे के लिए हम जो है वो एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास हेडिंग का मतलब है। अब हम इस डेरिवेशन के लिए जो जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। और ये जो आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है एक रिएक्शन की, इससे आप तकरीबन फेमिलियर हैं। इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो हमारे पास ये है स्मॉल ए, इसी तरह ये स्मॉल बी, इसी तरह ये स्मॉल सी और इसी तरह ये स्मॉल डी। इनके बगैर जो केमिकल इक्वेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इनके साथ जो है वो केमिकल इक्वेशन को आज डिस्कस करेंगे। So, what is meant by the small a, small b, small c and small d? इनका क्या मतलब है? So, these A, B, C and D are number of moles of A, D, C and D respectively. क्या मतलब है कि ये जो small a है ये इस reactant A का number of mole है। इसी तरह ये small b जो है ये इस reactant B का जो है वो कहने के नंबर ऑफ मोल है। जो कैपिटल बी है, बड़ा बी, ये तो एक रिएक्टेंट को सिंबल के तौर पर जाहिर कर रहा है ना, और ये जो स्मॉल बी है ये वो रिएक्टेंट कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद है ये वो चीज बता रहा है। सो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें यह भी पता चल सकता है कि कौन सा रिएक्टेंट, उसका सिंबल हम यूज करते हैं और उसके साथ साथ वो कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद है, और वो नंबर ऑफ मोल्स की शक्ल के अंदर उस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यही जो है वो जनरल रिएक्शन कंसीडर करना है और इसी को बेस बनाते हुए हमने जो है वो डेरिवेशन जो करना है एक्सप्रेशन की करनी है। इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और उसमें चूंकि हम जो केमिकल इक्वेशन है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ये ऐड किए हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इसीलिए जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है इसके अंदर भी कुछ लफ्जों का इजाफा करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू, और ये लॉ कौन सा, लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। बात वही है, हम पढ़ के आए हुए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कब, जब हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। अब जो एडिशनल चीज जो मैंने आपके लिए हाईलाइट की हुई है येलो कलर के साथ, वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ द कन्वीनियंस, ये हम यहाँ पर थे कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं इन रिएक्टेंट्स की के रेज टू द पावर, उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर हमने पावर लगानी है, और वो पावर क्या होगी, वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स इस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास मौजूद होंगे उनको हमने उसी इक्वेशन के अंदर पावर की फॉर्म के अंदर लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, ये इसी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये डबल हेडेड एरो हमें ये बता रहा है, डबल डायरेक्टेड एरो या डबल हेडेड एरो, ये हमें इस बात का सबूत दे रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन, उसके अंदर दो रिएक्शन एट अ टाइम, सिंगल टाइम में हो रहे होते हैं, और वो कौन कौन सा होता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन होता है। तो हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या क्या चीज होगी और उसका रेट क्या होगा, और उसी को हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ये लेफ्ट साइड के ऊपर ए और बी और इनके नंबर ऑफ मोल्स रिस्पेक्टिवली स्मॉल ए स्मॉल बी, ये जो है वो मिलकर सी और डी बना रहे हैं। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और इस फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हम रेट फाइंड करें, so the rate of forward reaction according to the law of mass action will be equal to, आपको पता है कि ये आर एफ
कैपिटल आर जो है वो रेट को डिनोट कर रहा है और ये एफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को। सो इसका मतलब हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर देखें जरा, अगर ये ए और बी को कंसीडर ना करें, सिंपली जो हम पहले पढ़ के आए मैं वही बताऊंगा आपको कि ये ए और बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा अगर ये रिएक्टेंट्स ए और बी ज्यादा होंगे। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रही है कि ए और बी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगा अगर ये ए और बी की कंसंट्रेशन कम होगी। ये इतनी जो बात है हम पहले पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। आज जो नई चीज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तभी हम ये लास्ट में पढ़ के हैं जो मैंने येलो कलर से लेबल किया हुआ था उसमें मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये रिएक्टेंट ए है, इसका नंबर ऑफ मोल ए, इसी तरह ये रिएक्टेंट बी है और इसका नंबर ऑफ मोल ये स्मॉल बी। इनको हम जो है वो पावर के अंदर लिखेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में चेंज करें तो हमारे पास ये कांस्टेंट आएगा जिसे हम ये के एफ के नाम से ज़ाहिर करेंगे। और आपको पता है कि ये के एफ किस चीज को डिनोट करता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था। अगले स्लाइड में इसको फिर रिवाइज करेंगे। ये स्टूडेंट अगेन वही रिएक्शन है लेकिन अब हम इसको फॉरवर्ड के अभी हम पिछली स्लाइड में फॉरवर्ड के लिए इसको हमने कंसीडर किया था। अब इसको रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? आपको पता है कि जब ये रिएक्शन रिवर्स होगा तो ये सी और डी वापस ए और बी में कन्वर्ट होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिपेंडिंग अपॉन सी एंड डी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। तो बिल्कुल उसी तरह हम ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। और अगेन ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इनको हमने पावर की शक्ल के अंदर लिखना है जिस तरह से ये लिखे हुए हैं। प्रोपोर्शनलिटी के साइन के इक्वल टू में से हम चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम के आर लिखेंगे। अब ये के एफ जिसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसी तरह के आर होगा जिसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं। ये स्टूडेंट अब यही रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों बराबर हो रहे होते हैं। यही तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए। वहीं पर हमने यही डिफाइन किया था कि ये वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों एक ही स्पीड के साथ हो रहे होते हैं। फर्क क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में। आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिनोटेड बाय आर एफ एंड सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डिनोटेड बाय आर आर। इनकी वैल्यूज अभी हम फाइंड करके आए हुए हैं। फॉरवर्ड के लिए हमने ये फाइंड किया के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स, इसी तरह ये कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स, ये इसी तरह रिवर्स रिएक्शन ये भी हम वैल्यूज फाइंड आउट करके आए हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने उसमें किया था लॉ ऑफ मास एक्शन में लास्ट लेक्चर के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा के एफ ओवर के आर। ये के एफ बिल्कुल यहीं पर रहेगा और ये के आर राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा जिस तरह यहाँ पे हो। इसी तरह ये कंसंट्रेशन ऑफ बी ए रेज टू द पावर ए और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स, ये सारा का सारा फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर राइट हैंड साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास ये वाला रिलेशन बन के सामने आएगा। अगेन आपके सामने वही रिलेशन बन के आया हुआ सामने। और हम जानते हैं कि ये के एफ और के आर ये दो कांस्टेंट हैं, इनकी रेशो जो होती है वो इक्वल टू एन अदर कांस्टेंट विच इज कॉल्ड के सी। तो ये के सी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर हम के एफ और के आर ये इसकी जगह पर के एफ ओवर के आर इसकी जगह पर के सी लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन के आएगी। के सी इज इक्वल टू ये इस तरह concentration of C raised to the power number of moles and concentration of D raised to the power its number of moles, और इसी तरह ये हमारे पास सामने बन के आ जाएगी। This expression is for chemical equilibrium constant। यही वो एक्सप्रेशन है जो हम डिराइव करना चाह रहे हैं और जिसके डेरिवेशन के लिए हमने शुरू से लेकर यहाँ तक जो है वो सारा काम किया है। ये स्टूडेंट ये जो हमने लास्ट ये किया है एक्सप्रेशन ड्राइव किया है ये तो हमने उसके लिए किया है ना, जनरल रिएक्शन के लिए। शुरू में हमने जनरल रिएक्शन कंसीडर किया। अब हम उस जनरल रिएक्शन की जगह पर एक स्पेसिफिक एग्जांपल रख के जो है वो कंसीडर करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को सॉरी ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास ये वाली है, ये नाइट्रोजन है
N2 प्लस O2 ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं। अब ये देखें तो ये दोनों तरफ जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ सॉरी ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अच्छा जी, अब इसके लिए आपको पता है कि इनके रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो दो किस्म के रिएक्शन होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। अब इसके अंदर मैं कुछ स्टेप्स जो हैं वो नहीं करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट करूंगा इसको, क्योंकि जो लास्ट हमने जनरल एक्सप्रेशन के लिए डेरिवेशन किया वो डिटेल्ड की है, और इससे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन में भी जो डेरिवेशन है वो भी डिटेल्ड करके आए हैं। सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी शॉर्ट करूंगा, इसको अच्छे से समझिएगा, और इसके बाद एक और एग्जाम्पल होगी वो आपने खुद घर पर करनी होगी। अच्छा जी, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन, वन ऑफ देम इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड अदर वन इज रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू, आपको पता है कि आर एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स हमारे पास ये हैं N2 और O2, इनकी कंसंट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने ऊपर नंबर ऑफ मोल्स और रेज़ टू द पावर नहीं लिखे, यानी पावर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखे। तो हम पहले ये केमिकल इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। यहाँ पर देखें जरा कि ये N2 ये हमारे पास जो है ये रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मेंशन होने चाहिए, जो कि मेंशन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, और इसी तरह यहाँ पर जो है वो O2 है, तो O2 के साथ अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। बिल्कुल सेम जिस तरह आप मैथ के अंदर ये एक्स वाई जी अलजेब्रा करते हैं, तो एक्स के साथ अगर कोएफिशिएंट में कोई भी चीज नहीं होती तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। तो इस बिल्कुल इसी तरह ये N2 के इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स में कोई चीज मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, और 1 को यहाँ पर मेंशन करें या ना करें, अगर पावर के अंदर 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो जनरली जो है वो हम जो 1 को है वो मेंशन मेंशन नहीं करते, राइट नहीं करते। अच्छा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे फिर ये ज़ाहिर बात आपको कांस्टेंट आ जाएगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ये हमारे पास NO है, ये वापस जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब इस केस के अंदर रिवर्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे, और ये इक्वल टू कांस्टेंट मैंने मेंशन किया हुआ है, इससे पहले ज़ाहिर बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, और उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करने के लिए इक्वल टू और ये कांस्टेंट, और ये NO ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हमने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मौजूद हैं, और वो ये है 2, और इस 2 को हम जो है वो पावर के अंदर लिखेंगे जिस तरह से ये मैंने मेंशन किया हो। ठीक है स्टूडेंट, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा। आपको पता है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है एट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। बिल्कुल उसी तरह जब आप इसको लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद आपके पास फिर KF ओवर KR आ जाएगा, KF ओवर KR की जगह पर KC आप लिख देंगे, तो ऊपर वाली साइड के पास आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, नीचे वाली साइड पे आपके पास रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये इस रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए हमने जो एक्सप्रेशन KC का वो इस तरह से फाइंड आउट किया। लास्ट अभी पिछले स्लाइड तक हमने जनरल एक्सप्रेशन के लिए फाइंड आउट किया, और ये हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने आपको करवाई है। स्टूडेंट इसी तरह आपने घर पर प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको खुद से जो है वो ये डेरिवेशन करनी आ जाए, और KC के एक्सप्रेशन खुद से आप ड्राइव कर सकें, इसके लिए आपके पास ये एक एग्जांपल है, आपकी बुक के ऊपर मेंशन भी हुई है। N2 प्लस 3S2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर कुछ नहीं है नंबर ऑफ मोल, इसका मतलब 1 है, यानी आप कह सकते हैं नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल ये मिलकर अमोनिया के 2 मोल बना रहे हैं। ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए आपने डिटेल्ड डेरिवेशन करनी है और KC का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। दूसरा काम जो आप करेंगे वो ये टेस्ट योरसेल्फ। अगर आप देखें ना तो ये जहाँ पर टॉपिक आपकी किताब पर टेक्स्ट बुक पर है, उसके फौरन बाद ये टेस्ट योरसेल्फ का एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जितने भी इक्वेशंस हैं उन सबको इसी तरह से आपने उनके एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।